गुड मॉर्निंग दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ अभी साइंस की क्लास में जुड़े हैं। आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी रहेगा। आपको ये समझ के क्लास अटेंड करना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको मेरे साथ में क्वेश्चन भी कवर करना है, ताकि आपकी एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम अभी चालू कर रहे हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रोग किससे फैलता है? आपसे पूछा है प्लेग बीमारी किससे फैलती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से, मक्खी से। ऑप्शन बताइए। विशाल विश्वकर्मा जुड़े हैं मेरे साथ में, अपने दोस्तों को भी जोड़िए आप, और सभी जल्दी जल्दी फटाफट लाइव आ जाइए। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हेमंत जी बोल रहे हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। हेमंत जी भी आए हैं, बताइए ऑप्शन। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से, मक्खी से। 4 ऑप्शन। हेमंत जी बता रहे हैं सी, चूहा। ये बिल्कुल राइट है, ये जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, और ये जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस से फैलता है, और ये जो है जीवाणु चूहों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चूहों में। तो इसका राइट आंसर क्या आया? पास्चुरेला पेस्टिस चूहे में पाया जाता है, और ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आया। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हवा से फैलने वाला रोग है। हवा से फैलने वाला रोग है। 4 ऑप्शन में बता रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से जुड़े रहिए मेरे साथ में। सभी बच्चे रॉयल फौजी भी जुड़े हैं। नितेश चौधरी, फटाफट अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, 4 ऑप्शन है, क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक, कैंसर। 4 ऑप्शन आपको 4 बीमारी के नाम दिए हैं, बताइए। ए, हवा से फैलने वाली बीमारी है, बिल्कुल राइट, सही बताया है। ए, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइकोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? टीबी बीमारी होती है, और ये एक संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु। ठीक है, और इस क्षय रोग, हैजा रोग तो पाचन तंत्र से संबंधित है, आपके आंत की बीमारी है। चेचक रोग, इस पे आपको शरीर पे चकते बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं। कैंसर रोग, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आया? क्षय रोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है, बताइए। अल्ट्रावायलेट किरणें, लेजर किरणें, माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें, लेजर किरणें, माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत हमें बचाती है, बताइए। रोहित अर्जुन जी बता रहे हैं ए, रॉयल फौजी ए, नितेश जी ए, विश्वकर्मा जी डी बता रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ये गलत आएगा इसका। इनमें से कोई नहीं। नहीं, रॉयल फौजी बता रहे हैं ए, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी यूवी किरणें। बिल्कुल सही है, इसको हिंदी में बोलेंगे पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट किरणें। अब इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। ये सूर्य के जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश में बहुत सारी तरंग दैर्ध्य होती हैं अलग अलग, जिसमें प्रकाश भी होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है। तो हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर वायुमंडल में, समताप मंडल में परत पाई जाती है, ओजोन परत। कौन सी? ओजोन। ये ओजोन परत क्या होती है? पराबैंगनी किरणों को वहीं पे वायुमंडल में रोक लेती है, तो हमें त्वचा कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत हमें बचाती किससे? मतलब ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे ये ओजोन परत में क्या, हाँ मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें आएगा इसका, बिल्कुल सही, यूवी किरणें। ठीक है, राइट हुआ। लेजर किरणें ऑपरेशन में काम आएगी आपको, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन में काम आएगी। तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे,
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन दिए आपको, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, दीपक जी भी जुड़े हैं, ए बता रहे हैं रिचर्ड आर्कराइट, न्यूकेमन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जेम्स वाट, किसने किया इसका आविष्कार? जेम्स वाट ने। इनके सम्मान में जो है शक्ति का मात्रक रखा है वाट, शक्ति का मात्रक क्या रखा है? वाट। किसके सम्मान में रखा है? जेम्स वाट के सम्मान में रखा। और डीजल ये भाप इंजन के आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। पहले जो रेलगाड़ी चलती थी वो भाप इंजन से भी चलती थी, भाप इंजन से विद्युत भी तैयार किया जाता था। ठीक है, ये देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम कह सकते हैं, जो बैटरी होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसकी जो विद्युत धारा को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, जल विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा, डिस्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, डिस्ट धारा मतलब डीसी, उच्च विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा। बताइए, विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं सी, रोहित जी बता रहे हैं सी, अर्जुन जी बता रहे हैं ए। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी गलत है, ए भी गलत है। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम कह सकते हैं, बताइए। नितेश जी बता रहे हैं सी, बिल्कुल गलत है ये। हेमंत पटेल जी बता रहे हैं डी, डी बिल्कुल सही आएगा, डीसी करंट। क्या आएगा इसका करंट? डीसी करंट। समय के साथ में अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। डीसी करंट जो होता है समय के साथ में अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करता है। एसी करंट जो होता है वो दिशा में परिवर्तन करता है, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये होता है एसी करंट। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर क्या आया? डिस्ट धारा। आपके जो मोबाइल चार्जर रहता है उस पर डीसी लिखा रहता है, 5 वोल्ट डीसी, इसका मतलब है कि आपका मोबाइल डीसी करंट पे चलता है। ठीक है, और एसी करंट आपके जैसे पंखा है, पंखा एसी करंट पे चलेगा, मोबाइल की बैटरी डीसी करंट। ठीक है, क्लियर हुआ है? अगला देखेंगे, नब्ज मापने की क्रिया में लगाया जाता है। आपसे पूछा नब्ज, हाथ की जो नब्ज रहती है उसको हम क्या मापने के लिए यूज करते हैं? नब्ज की क्रिया, खून, तापमान, हृदय गति, श्वास। बताइए, दीपक जी बता रहे हैं बी, हेमंत जी बता रहे हैं डी। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताइए, खून, तापमान, हृदय गति, श्वास, क्या आएगा? विशाल विश्वकर्मा जी सी बता रहे हैं, उमाकांत जी सी, राज जी सी। देख लेते हैं इसका। खून मापने के लिए तो नब्ज का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नब्ज हम जब डॉक्टर देखते हैं तो वो आपके हृदय गति देखते हैं। क्या देखते हैं? हृदय गति, नब्ज के द्वारा। जिससे तुम्हारी नब्ज होती है, सेम हृदय जितनी बार धड़कता है उतनी बार नब्ज भी, उसमें भी परिवर्तन आता है, तो बिल्कुल आएगा हृदय गति। तापमान को हम किस में नापेंगे? तापमान को हम सेल्सियस में मापेंगे, फ़ारेनहाइट में मापेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, खून में तो हीमोग्लोबिन की जांच होती है, वो अलग है। बिल्कुल सही ये हुआ, हृदय गति। अगला देखेंगे, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? निर्वात में, चलो 4 ऑप्शन जल्दी बता रहा हूँ। निर्वात में, वायु में, ठोस में, पानी में। निर्वात में, वायु में, ठोस में, पानी में ध्वनि गति नहीं करती है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए चाहिए माध्यम। ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम। अब माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 माध्यम है। अब यहां देख लो, वायु काय में आया? गैस में, तो इसमें तो गति करेगी। ठोस किस में आया? ठोस तो है, जैसे कोई भी धातु हो गई वो ठोस है। द्रव में पानी आया, तो अब बचा क्या? निर्वात। निर्वात यानी वैक्यूम। आपकी ध्वनि जो है वैक्यूम में कार्य नहीं करेगी। जैसे चंद्रमा पे जाने पे वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो आपकी आवाज एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बीच का माध्यम नहीं है। हवा एक माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका क्या आया? निर्वात। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं निर्वात, रोहित जी भी ने सही बताया था निर्वात। आप अपना आंसर भी लिखते रहिए। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, लंबाई की। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, लंबाई की। पारसेक किसकी इकाई है? रोहित जी बताइए, विनायक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पारसेक इकाई है। ठीक, चलो मैं चारों ऑप्शन को क्लियर कर देता हूं।
द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। समय की क्या है? सेकंड। लंबाई की क्या है? मीटर। लंबाई की क्या है? मीटर। अब बताइए तो क्या है? रोहित जी बता रहे हैं बी, ये गलत आ जाएगा, पारसिक इकाई इसकी भी नहीं है। लंबाई की, यहाँ लंबाई मतलब होता है दूरी, लंबाई मतलब होता है दूरी, किसी भी चीज की दूरी। तो अब इसका आंसर आएगा क्या? लंबाई। क्या आएगा आंसर? लंबाई, दूरी। अब दूरी के बहुत सारे मात्रा के, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हुआ, ठीक है, प्रकाश वर्ष हुआ, और एक हुआ पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, है ना। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। तो क्या है इसका? लंबाई। लंबाई मतलब दूरी होता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? आपसे पूछा है घनत्व, डेंसिटी। बताइए। मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। भावेश बता रहे हैं बी। और बताओ। मैं कंफ्यूजन हो गया था। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, कई बार हो जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम को छोड़ के, ठीक है। हेमंत जी बता रहे हैं ए, ठीक है। अभी देख लेते हैं। मरकरी सबसे भारी धातु, मतलब भारी ही है, ये भारी धातु है। सबसे भारी तो वैसे ओस्मियम है, लेकिन ये भी भारी है, तो मरकरी तो भारी हो गई। अब यहाँ पूछा आपको द्रव का घनत्व पूछा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। पेट्रोल की भी देखेंगे, स्वच्छ जल की, नमकीन जल की। देखो, मरकरी की तो बहुत ज्यादा होगी, स्वच्छ जल की भी ज्यादा होगी, नमकीन जल की भी ज्यादा होगी। इसका ऑप्शन आया पेट्रोल। पानी पे यदि पेट्रोल आप डालोगे तो पेट्रोल ऊपर तैरने लगेगा। जब समुद्र में पेट्रोल के टैंकर उलट जाते हैं तो वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका घनत्व कम है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका ऑप्शन क्या आया? पेट्रोल। बर्नौली की प्रमेय आधारित है। बर्नौली की प्रमेय पूछा है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। बर्नौली की प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर। बताइए जल्दी। सी बता रहे हैं हेमंत, आवेश संरक्षण। यहाँ विद्युत की बात नहीं हो रही है, इसके लिए आवेश तो गलत ही हो जाएगा। अब बताइए। बताइए, इनमें से कोई नहीं भी गलत कर देता हूं। अब दो में से बताइए। सौरभ कुमार बता रहे हैं ए, रोहित जी बता रहे हैं ए। बिल्कुल राइट जाएगा ऊर्जा संरक्षण पे। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। गोबर गैस में मुख्य अवयव है। आपसे पूछा है गोबर गैस, जो बायोगैस होती है, मतलब गोबर गैस मतलब बायोगैस। बायोगैस में मुख्य अवयव है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताइए जल्दी, चार ऑप्शन है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। विशाल जी बता रहे हैं ए, हेमंत बता रहे हैं ए, विनायक ए। बिल्कुल राइट है, CH4, मीथेन। मीथेन एक गैस है जो ज्वलनशील गैस है, और ये बायोगैस में पाई जाती है, ठीक है। जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन LPG में पाई जाएगी। किसमें? LPG में, ठीक है। ये हो मीथेन, ये हो गया। एथेन तो एक अलग गैस है। क्लियर हुआ आपको ये ऑप्शन? LPG में बदबू के लिए मिलाते हैं, LPG में बदबू के लिए क्या मिलाते हैं? इथेफॉन, कार्बोइड, कार्बोइड लिखा है, कार्बोइड, केलेमाइन, मरकेप्टन। एथेफॉन, कार्बाइड, केमेलाइन, मरकेप्टन, चार ऑप्शन दे हैं, बताओ। टाइम आपका चल रहा है अभी। एथेफॉन, कार्बाइड, केलेमाइन, मरकेप्टन। सी बता रहे हैं ये, केलेमाइन गलत हो जाएगा। हेमंत जी बता रहे हैं ए, गलत हो जाएगा। आशीष राठौर बता रहे हैं सी, गलत हो जाएगा।
रोहित जी बता रहे हैं बी, गलत हो जाएगा। बचा क्या, मर कैप्टन मिलाते हैं। एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन प्रोपेन दोनों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ब्यूटेन प्रोपेन का। अब जो है लीकेज की समस्या कैसे पता लगेगी, जैसे मान लो अपने घर में लीकेज होने लगा, तो लीकेज की समस्या कैसे पता लगेगी, जब उसमें मरकेप्टन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, मरकेप्टन गैस। इसके लिए जब भी लीकेज होता है तो आपको एक अलग से दुर्गंध आ जाती है उसकी, तो इसका क्या आंसर आया, डी। ठीक, अगला देखेंगे, किसका विलयन ब्राइन विलयन कहलाता है, किसका विलयन ब्राइन विलयन कहलाता है, नमक का, सोडे का, चांदी का, सोरे का। नमक का, सोडे का, चांदी का, सोरे का, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, किसका विलयन ब्राइन विलयन कहलाता है, नमक का, सोडे का, चांदी का, सोरे का। बताइए जल्दी। क्या आएगा, नमक। क्या आएगा, नमक का। नमक मतलब NaCl। ठीक है, जब इसको पानी में मिलाएंगे तो Na+Cl-। ठीक है, यही विलयन क्या कहलाता है, ब्राइन विलयन का है ये। अगला देखेंगे, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। बताइए जल्दी। भुवेश कुमार बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही है। क्या रहेगा, CH4, मीथेन। ठीक है, क्लियर हुआ इसका। पंद्रह क्वेश्चन। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, बैटरी में किस ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, रासायनिक, स्थितिज, विद्युत, गतिज ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। क्या आएगा इसका, गतिज ऊर्जा गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गलत हो जाएगा। अब दो बचे हैं, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो क्या आएगा ऑप्शन बी, तो गलत हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं रहती उसमें। ठीक है, अब अभी बात हुई है बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। बैटरी क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो उसमें कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का। उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो बाद में जाके किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है तो अभी मैं देख के बता रहा हूँ आपको। क्योंकि रासायनिक ऊर्जा में पहले बैटरी बदलेगी, उसके बाद में किस में जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये कौन सा 15 नंबर का क्वेश्चन है। फेराडे का नियम संबंधित है, फेराडे का नियम संबंधित है, फेराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से। फेराडे का नियम संबंधित है, जल्दी बताइए। फेराडे का नियम संबंधित है, गोलू पांडे जी बता रहे हैं सी, विद्युत विच्छेदन से गलत हो जाएगा। कमलेश जी बता रहे हैं ए, विद्युत अपघटन से, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए, फेराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए, फेराडे ने। बिल्कुल सही है इसका। फेराडे ने अपने विद्युत अपघटन के नियम में विद्युत से संबंधित नियम दिए हैं। क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होता है, एक अम्ल होता है जिसमें आयन गति करते हैं। क्या गति करते हैं, आयन, धनायन और ऋणायन विद्युत अपघट्य में। ठीक है, जैसे सेल विद्युत अपघट्य के नियम पे कार्य करते हैं। ठीक है, फेदोमीटर किसको मापने में उपयोग किया जाता है, प्रश्न 17, फेदोमीटर किसको मापने में उपयोग किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। जल्दी बताइए मुझे, भुवेश जी, रोहित जी, आशीष जी। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है, सिस्मोग्राफ। वर्षा के लिए रेन गेज, समुद्र की गहराई
ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। अब बचा क्या ऑप्शन, समुद्र की गहराई फेदोमीटर। तो अपना ऑप्शन क्या गया, सी वाला सही है, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर में क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई। ठीक है, ये क्लियर हुआ। समुद्र की गहराई को नॉट में नापते हैं, नॉट में, नॉटिकल मील। कौन से मील में, नॉटिकल मील। ये क्लियर हुआ आपको। अगला देखेंगे, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया, आपसे पूछा है तत्वों का वर्गीकरण। लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव, डाइबोरेन। लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव, डाइबोरेन, बताइए जल्दी। भुवेश कुमार बता रहे हैं साउंड ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही है, ऑडियोमीटर में। ध्वनि की तीव्रता पूछी थी मैंने, साउंड तो अलग चीज। रोहित जी बता रहे हैं डी, डाइबोरेन गलत हो जाएगा। विनायक जी बता रहे हैं ए, गलत हो जाएगा। मेंडलीव बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आएगा इसका, मेंडलीव। मेंडलीव ने किसके नियम दिए हैं, तत्वों का वर्गीकरण दिए हैं। 118 तत्व हैं अभी। ठीक है, अब होता है आवर्त सारणी में, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। इनकी संख्या होती है कितनी, 18। कितने वर्ग होते हैं, 18। और जो आड़ी लाइन है तो बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। इनकी संख्या कितनी है, 7। वर्ग कितने हुए आवर्त सारणी में, 18। आवर्त कितने हुए, 7। ये किसने बताया था, मेंडलीव ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी से मिलती जुलती है। ये हुआ क्लियर। अगला देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलेंगे, संगमरमर को, बॉक्साइट को, चूना पत्थर को, जिप्सम को। संगमरमर को, बॉक्साइट को, चूना पत्थर को, जिप्सम को। बताइए। सौरभ बता रहे हैं सी, मेंडलीव ने क्या किया, ये बता रहे हैं सी, चूना पत्थर। संगमरमर, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम। गलत हो जाएगा चूना पत्थर, ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है, ये भी गलत हो जाएगा। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो चूना पत्थर से क्या बनेगा, संगमरमर, तो ये बिल्कुल गलत। बॉक्साइट से क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्या बनेगा, संगमरमर। तो अब इसका आंसर क्या आया, जिप्सम। क्या आया, जिप्सम। और ये पदार्थ पाया जाता है पेरिस में। क्या, कहाँ पाया जाता है, पेरिस में। और ये पदार्थ पानी में मिलाने पर जम जाता है, पानी पे मिलाने में क्या हो जाता है, जम जाता है। इसी के लिए इसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ का प्लास्टर, ये पेरिस का प्लास्टर है। के लिए इसका आंसर क्या आया, जिप्सम। इसका सूत्र है Ca2SO4 है ना, Ca2SO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक है, क्या है इसका आंसर, जिप्सम। अब देखेंगे, एडम उत्प्रेरक किस नाम से जानते हैं, एडम उत्प्रेरक को। प्लेटिनम, निकिल, पैलिडियम, एल्यूमिना। एडम उत्प्रेरक को नाम से जाना जाता है प्लेटिनम, निकिल, प्लेटिडियम, एल्यूमिना। जल्दी बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटिनियम। प्लेटिनम एक धातु है, ठीक है, एडम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और इसको अपन आभूषण में यूज करते हैं। जैसे सोने की वस्तुएं बनती है, उसी प्रकार प्लेटिनम की भी वस्तु ऐसी बनती है जो सोने का एक विकल्प है। क्या आएगा, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, अब बायोलॉजी का सेगमेंट आया है जिसमें हम बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है, आपसे पूछा है संसार का सबसे छोटा पुष्प, रिफ्लेशिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। जल्दी बताइए ऑप्शन में। सौरभ कुमार, विनायक जी, आकाश जी सब जुड़े हुए हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, रिफ्लेशिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। रोहित जी बता रहे हैं ए, ये गलत हो जाएगा। आशीष जी ने बताया है डी, संजय ने बताया डी, आशीष जी डी बता रहे हैं, रोहित जी बता रहे ए आएगा। गुरु जी बिल्कुल ए क्यों नहीं आएगा, रिफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है संसार का। सबसे बड़ा कौन सा है, रिफ्लेशिया, तो सबसे छोटा होगा वुल्फिया। क्या आएगा, वुल्फिया।
ये 1 mm का होता है। कितने mm का होता है? 1 mm का, 1 मिलीमीटर का। और ये होता है रिफ्लेशिया 1 मीटर का। ये पुष्प होता है 1 मीटर चौड़ा। ये कितना होता है? 1 mm का। क्लियर हुआ आपको? क्या आएगा? फुलफिया। आपसे ये छोटा पूछा है, ठीक है। 21 का आएगा डी, बिल्कुल सही है, बता रहे हैं, ठीक है। पादप रोगों के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है। जो पादप रोग होते हैं, पौधों के रोग, पौधों के जो रोग होते हैं उसके लिए क्या उत्तरदायी है? फफूंद, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। फफूंद, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। जल्दी बताइए। क्या जिम्मेदार होगा पौधों के लिए? जैसे मनुष्य में भी रोग होता है तो उसके लिए जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ सब कार्य करते हैं। तो वैसे पौधों के लिए सबसे ज्यादा किससे होगा? बी बता रहे हैं, बी गलत आ जाएगा, जीवाणु से नहीं होगा। आकाश जी बताए डी गलत, ये भी नहीं। इसका आंसर आएगा विषाणु। क्या आएगा? वायरस। पौधों में सर्वाधिक बीमारी वायरस से होती है, यानी विषाणु से। क्लियर हुआ? वायरस आया। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा, आपसे पूछा आपकी स्किन कहाँ पे मोटी होती है? हथेली पर, तलवे पे, धड़ पे, सिर पे। हथेली पे, तलवे पे, धड़ पे, सिर पे। बताइए जल्दी। आशीष जी बताएं ए, हथेली पर, गलत हो जाएगी। संजय माली जी बताए हैं डी, सिर पर, गलत हो जाएगी। कमलेश राजस्थान बताए हैं बी, तलवे पर, बिल्कुल राइट होगा। पाँव के जो तलवे होते हैं, पाँव के तलवे, वहां पे मोटी होगी आपकी स्किन, क्योंकि वहां पे उस टाइप की जो स्किन रहती है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये आएगा तलवे पे। धड़ पे तो नहीं होगा, तलवे पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तलवे, इस पे भी, हथेली पे भी आपकी मोटी होती है, लेकिन तलवे पे और ज्यादा होती है, ठीक है। तो यह है इसका आंसर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी पूछा आपसे, सबसे लंबी कोशिका, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। संजय माली जी बता रहे हैं बी, पैर की कोशिका, बिल्कुल गलत। रोहित जी बता रहे हैं सी, तंत्रिका कोशिका। और भी बताइए। भुवेश जी बता रहे हैं सी। विनायक जी बी, बी तो गलत हो ही गया। सौरभ जी सी। अभी अपन यहाँ देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। इसका क्या कार्य है? मस्तिष्क में जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने भी संदेश है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन ले जाता है? तंत्रिका कोशिका। कौन ले जाता है? तंत्रिका कोशिका। इसका काम है, और ये सर्वाधिक लंबी होती है। आपसे यदि ये पूछेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको बताना है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्लियर हुआ? इसका तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता का कारण होता है? आपसे पूछा मोटापा यानी फैट किससे बढ़ेगा? शुगर से यानी ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, वसा से मतलब फैट से, सुक्रोज से, ग्लूकोज से। जो आपको मोटापा होता है वो कैसे होगा? शर्करा से, वसा से, सुक्रोज से, ग्लूकोज से। हेमंत जी बताए हैं बी, रोहित जी बी, भुवेश कुमार बी, हेमंत जी बी, भुवेश जी बी, संजय माली जी डी। ये गलत हो जाएगा, ग्लूकोज। रोहित जी बी, भुवेश जी फैट, बिल्कुल सही है। वसा ऊतक यानी फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू क्या होते हैं? आपकी बॉडी पे चारों तरफ फैल जाते हैं, और उससे आपका मोटापा बढ़ता है। और ये मोटापा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि फैट ज्यादा रहता है त्वचा पे। के लिए का ऑप्शन आएगा बी, वसा उत्तरदायी होती है। अब वसा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? संतृप्त वसा, वसा के कितने प्रकार है? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा हानिकारक होती है। कैसी होती है? हानिकारक। और ये
ये लाभदायक होती है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं, ये लाभदायक होती है। अब ये होती है संतृप्त वसा, ये किस में पाई जाती है? डेयरी प्रोडक्ट में, घी में पाई जाएगी, मांस में पाई जाएगी, और ऐसे तत्व में कौन सी पाई जाएगी? संतृप्त वसा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाती है। क्या बनाती है? कोलेस्ट्रॉल। तो संतृप्त वसा हमारे लिए हानिकारक है, यानी सैचुरेटेड फैट है, हमारे लिए हानिकारक है, और अनसैचुरेटेड फैट जो होता है लाभदायक होता है। जैसे वनस्पति तेल में कौन सा मिलेगा? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, तो ये हमारे लिए ठीक है। तो ये बैड होता है और ये गुड होता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है, ये बैड और ये गुड। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड क्या होगा? गुड होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम अधिकतर ये करेगा। ठीक है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण, हमारे जो फेफड़े हैं को ढकने वाला आवरण, फेफड़े को ढकने वाला आवरण पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोसा। बताइए जल्दी, फेफड़े को ढकने वाला आवरण पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोसा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए, आपका टाइम हो गया है। पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोसा, जल्दी। सौरभ कुमार बता रहे हैं ए, गलत, ये हृदय को ढकता है, गलत हो जाए। आकाश जी बी बता रहे हैं, हेमंत जी बता रहे हैं, आकाश जी क्या बता रहे हैं? ए, हेमंत जी बी, बी बिल्कुल सही आएगा, ऐसा प्लूरा आएगा। क्या आएगा? प्लूरा। आपके जो फेफड़े होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं, उनको ढकने की जो झिल्ली होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। फेफड़े को ढकने की झिल्ली क्या है? प्लूरा। गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं, और ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। क्या आया? बी ऑप्शन। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और कीट के पंख, दोनों के पंख उड़ने में काम आते हैं। ये भी, पक्षी भी उड़ते हैं, कीट भी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पोषक होते हैं, समवर्ती, समजात, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। सौरभ जी, रोहित जी बता रहे हैं बी, संदीप राजपूत जी बोल रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद। तेजस जाट जी बता रहे हैं बी, संजय जी बी, ईश्वर जी डी। इनमें से आएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आएगा, समवर्ती, समवृत्ति। मतलब इन दोनों की बनावट अलग अलग होती है, इन दोनों की बनावट अलग अलग होती है। पक्षी के पंख अलग तरीके से बनते हैं। ये मान लो ये पक्षी है, इसके जो पंख होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कीट होते हैं उनके पंख अलग अलग होंगे। ठीक है, इनकी बनावट अलग है लेकिन कार्य एक समान है। ये भी उड़ने का काम करेंगे, कीट भी उड़ने का काम करेंगे, यानी बनावट क्या है? अलग अलग, कार्य एक, उसको बोलते हैं समवृत्ति। क्या बोलेंगे? समवृत्ति। अब समजात किसको बोलेंगे? बनावट अलग अलग है लेकिन कार्य एक है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया, खोपड़ी में, पैर में, भुजा में, मुंह में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, पैर में, भुजा में, मुंह में। जल्दी बताइए जल्दी। टीबिया हड्डी पाई जाती है खोपड़ी, पैर, भुजा, मुंह। ईश्वर जी बता रहे हैं ए, तेजस जी ए, खोपड़ी बिल्कुल गलत। हेमंत जी ए बता रहे हैं, विनायक जी बता रहे हैं डी, मुंह, बिल्कुल गलत। टीबिया फिबुला कहाँ पे पाई जाती है ये बताइए। भुवेश जी बता रहे हैं टीबिया फिबुला, रोहित जी बता रहे हैं बिल्कुल गलत हो गया वो। कमलेश जी बी, पैर में। टीबिया फिबुला कहाँ पाई जाएगी? पैर में, खोपड़ी में, मुंह में, भुजा में, मुंह में। क्या टीबिया फिबुला तो पैर में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी? पैर में, मतलब टांग में। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, वो भी पैर में होती है, लेग में मतलब। तो इसका क्या आया? जो हमारा पैर है उसके यहाँ पे टीबिया और फिबुला नाम की दो हड्डी होती है, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, और ये फीमर है, ये फीमर है। फीमर के नीचे ये घुटने का जोड़ है, जोड़ के नीचे ये टीबिया, ये फिबुला। कितनी हड्डी है? दो हड्डी। तो इसका क्या आया आंसर? क्या गया? ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ पे जमा होता है? रक्त बैंक पूछा है। क्या? स्प्लीन, स्प्लीन, यकृत, हृदय, किडनी।
मानव शरीर का रक्त बैंक, इसको प्लीहा बोलेंगे। शिलीन मतलब प्लीहा। शिलीन, यकृत, हृदय, किडनी। बताइए जल्दी। रोहित जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। किडनी में तो रक्त शुद्ध होता है। सौरभ जी बता रहे हैं ए, हेमंत जी बता रहे हैं डी, डी तो गलत हो गया।